नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पाठ 2 ढमक ढमक की चाल की कार्यपत्रिका 1। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये जो वर्कशीट है ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर से आ जाएगी। इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करते हुए मेरे पास सेंड करना है। ओके। आपको वीडियो से इसको नहीं उतारना है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर पे आएगी तभी आपको उतारना है। वीडियो में सिर्फ मैं आपको समझाने का काम कर रही हूँ कि आपको ये वर्कशीट कैसे करनी है। चलो करें। सबसे पहले देखो, दे रखा है प्रश्न 1, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, पर्यायवाची शब्द होते क्या है। जैसे एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। आपका घर पे स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं, होते तो सिर्फ आपके ही है ना वो सारे, तो उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, शाखा। क्या होती है शाखा, क्या होता है इसका अर्थ। शाखा का मतलब होता है टहनी या डाली। तो हम शाखा का पर्यायवाची, हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है। मात्राओं का ध्यान रखते हुए लिखेंगे हम। सबसे पहले देखो शाखा, शाखा का पहला पर्यायवाची क्या लिखेंगे हम, टहनी। ट ह नी, न पर हमने यहाँ लगाई है बड़ी ई की मात्रा। दूसरा पर्यायवाची लिखेंगे हम यहाँ पे डाली। क्या लिखेंगे, डाली। मात्राओं का ध्यान रखेंगे, डा पर हमने आ की मात्रा लगाई है और ल पर बड़ी ई की मात्रा लगाई है। ख है आगे दोस्त। दोस्त का मतलब आप सबको पता है, इंग्लिश में आप इसको अपना फ्रेंड कहते हैं और हिंदी में इसको और क्या कह सकते हैं, मित्र या फिर यार या सखा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे मित्र। ठीक है। मित्र में म्यों में आएगी छोटी ई की मात्रा और दूसरा है त्र, मित्र। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सेकंड सखा। स और ख पर आ की मात्रा, सखा। ग हमें यहाँ दे रखा है घमंड। घमंड का पर्यायवाची पहला क्या होगा, अहंकार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अहंकार। अ ह ऊपर बिंदी लगाते हुए का, र, का पर आ की मात्रा लगाते हुए अहंकार। और सेकंड इसका पर्यायवाची लिखेंगे अहम। अहम का मतलब भी घमंड होता है। ठीक है। अ ह उसके ऊपर बिंदी, बन गया ये अहम। ठीक है। आगे लिखेंगे घ, बुजुर्ग। बुजुर्ग का पर्यायवाची होता है बूढ़ा और दूसरा होता है वृद्ध। बुजुर्ग को और क्या कह सकते हैं, बूढ़ा। ध्यान रखेंगे ब में कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की, बूढ़ा, आ की मात्रा लगाते बूढ़ा। और दूसरा लिखेंगे वृद्ध। बुजुर्ग को और क्या कहते हैं, वृद्ध कहते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे पर्यायवाची। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले शाखा। शाखा, उसका पर्यायवाची क्या होगा, टहनी, डाली। ख दोस्त, मित्र, सखा। ग घमंड, अहंकार, अहम। बुजुर्ग, बूढ़ा, वृद्ध। वृद्ध हमने यहाँ दो तरीके से लिख लिया है, जो आपको आसान लगे उसमें आप लिख सकते हो। देखो अब आगे दे रखा है हमें यहाँ पर वाक्यों के अर्थ बताने हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ दे दिए मुहावरे, कानो कान खबर ना होना, टस से मस ना होना, आग बबूला होना, नानी याद आना। ये सारे मुहावरे हैं, इनके हमें वाक्यों में अर्थ लिखने हैं। ठीक है। सिर्फ अर्थ लिखने हैं, अर्थ का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर। सबसे पहले हमें रखा है कानो कान खबर ना होना, उसका हम लिखेंगे किसी को, किसी को कुछ भी पता ना चलना। किसी को कुछ भी पता ना चलना। कहा था ना उन्हें, बुजुर्ग बंदर ने कहा था, क्या कहा था उसे, कि हमें ऐसे चलना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो, यानी कि किसी को कुछ भी पता ना चले। ठीक है। ऐसे ही चलना चाहिए, हमें घसीटे लगाते हुए इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। जब हम चले तो पैरों को उठाते हुए चलना चाहिए। किसी को कुछ भी पता न चलना, ना चलना।
ख है टस से मस न होना। क्या था ख का? टस से मस न होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल न हिलना। क्या हुआ था कहानी में? कुछ याद आया आपको? कहानी में दे रखा था कि जब भालू ने ऊपर से पत्ते टहनियां फेंकी थी, जो शेर है वो टस से मस नहीं हुआ था, यानी कि बिल्कुल भी हिला नहीं था। बिल्कुल न हिलना, बिल्कुल भी न हिलना। ठीक है, आगे देखो दे रखा है आग बबूला होना। क्या होगा? क्या लाइन आई थी कहानी में? कहानी में लाइन आई थी, इसका हम लिखेंगे बहुत गुस्सा होना। ठीक है, कहानी में लाइन आई थी जब मधुमक्खियों का छत्ता टूटा था, उनका घर टूट गया था, तो वो आग बबूला हो गई थी, यानी कि बहुत गुस्सा हो गई थी। क्या किया उन्होंने? बहुत गुस्सा होके जो भी सबसे पहले मिला उसे काटने की कोशिश की गुस्से में, है ना। फिर जब भालू से पार नहीं पड़ी उनकी, तो किसकी तरफ भागी? शेर की तरफ भागी। तो आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, ये हमने कर लिया ग। आगे करेंगे नानी याद आना। नानी याद आना का अर्थ क्या होगा? बहुत परेशान होना। क्या होगा? बहुत परेशान होना। किसको नानी याद आ गई थी कहानी में? शेर को, है ना। जब उसके पीछे मधुमक्खियां भागी थी तो उसको अपनी नानी याद आ गई थी, यानी कि बहुत परेशान होना। ये हमने कर लिए वाक्यों में अर्थ। एक बार वापिस से पढ़ते हैं। देखो क्या लिख रखा है? क कानो कान खबर ना होना, किसी को कुछ भी पता न चलना। ठीक है, आगे ख दे रखा है टस से मस ना होना, बिल्कुल भी न हिलना। ग दे रखा है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, घ है नानी याद आना, बहुत परेशान होना। ये हो गया हमारा प्रश्न 2। आगे हम करेंगे प्रश्न 3। शब्दों के लिंग बदलने हैं। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर देना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर देना है। क्लियर है आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है? जहां मम्मी वाले शब्द दे रखे हैं तो उसको बदल के पापा वाले शब्द कर देने हैं, और जहां पापा वाले शब्द दे रखे हैं उसको मम्मी वाले कर देने हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है शेर। शेर क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताओ। ये है पुल्लिंग, तो हम इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे। शेर का शेरनी। क्या लिखेंगे? शेरनी। मात्राओं का ध्यान रखोगे। क्लास 3rd में हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, अभी भी बहुत मिस्टेक होती है ना। अपने आप में देखो श पर कौन सी मात्रा है? छोटे ए की, और न पर बड़ी ई की। ठीक है, आगे ख करेंगे नानी। नानी क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मम्मी वाला शब्द है पापा वाला? मम्मी वाला है ना, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसको हम पुल्लिंग बनाएंगे नाना। आगे ग दे रखा है आदमी। आदमी क्या स्त्री है या पुल्लिंग है? ये है पुल्लिंग। आदमी का हम लिखेंगे यहाँ पे औरत। औरत क्या बना? औरत। घ दे रखा है हिरन। हिरन क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये है स्त्रीलिंग। नहीं, आप बताओ पहले, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ। ये है पुल्लिंग। इसको हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे, हो जाएगा ही र नी, हिरनी। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्दों के लिंग बदल लिए। एक बार वापस से पढ़ते हैं। शेर, शेरनी, नानी, नाना, आदमी, औरत, हिरन, हिरनी। ये हो गया प्रश्न 3। आगे हम करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, इन चारों सेंटेंस में, वाक्यों में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। सबसे पहले दे रखा है ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूंगा। क्या है? उसने इस बात को ऐसे के ऐसे ही लिखा है। सबसे पहले देखो, ठीक है ताऊ जी। ताऊ जी के बाद हमें कोमा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हमें खड़ी पाई लगानी है। ठीक है, और इस बात को उसने ऐसे के ऐसे हमें लिखते हुए, इसको उद्धरण साइन, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, उसमें हमें दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगा देना है इंग्लिश में। ठीक है, वापिस से कहती हूँ, ठीक है ताऊ जी,
ताऊ जी के बाद हम लगाएंगे कोमा, कोशिश करूंगा, इसके बाद में हम लगा देंगे खड़ी पाई, और इस पूरे वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह से यानी कि इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। आगे दे रखा है ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ताऊ जी के बाद कोमा लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे ना ताऊ जी के बाद में, तो रुकने की जगह पर हम कोमा लगा देते हैं, ताऊ जी कोमा क्या करूं, कुछ पूछ रहा है ना वो कि क्या करूं, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं, खड़ी पाई लगाते हुए इसको हम उद्धरण चिन्ह से यानी कि इस बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे ग दे रखा है मेरी मर्जी मेरी चाल मैं जानू, ऐसा कहा था ना भालू ने, तो हम मेरी मर्जी इसके बाद में कोमा लगा देंगे, मेरी चाल इसके बाद में भी कोमा लगा देंगे, मैं जानू इसके बाद खड़ी पाई लगाते हुए उद्धरण चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इन्वर्टेड कोमा से इस पूरे वाक्य को बंद कर देंगे। ठीक है, आगे घ है अरे भाई वही, अरे भाई वही जो खुद बसता रहता है ढमक ढमक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरे के बाद में कोमा लगा देंगे, भाई वही उसके बाद भी कोमा लगा देंगे, जो खुद बजता रहता है इसके बाद खड़ी पाई लगाते हुए उद्धरण चिन्ह से इसे बंद कर देंगे। ठीक है, वापस से रिपीट करूं एक बार, अरे उसके बाद कोमा, भाई वही उसके बाद थोड़ा सा रुकते हुए कोमा, जो खुद बजता रहता है खड़ी पाई लगाते हुए उद्धरण चिन्ह से इसे इस वाक्य को बंद कर देंगे। वापिस एक बार रिपीट कर रही हूं, सुन लेंगे इसे। ठीक है ताऊ जी, थोड़ा रुकेंगे इसलिए अल्प विराम लगाएंगे यानी कि कोमा लगाएंगे, कोशिश करूंगा खड़ी पाई लगाते हुए वाक्य को उद्धरण चिन्ह से इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। ख है ताऊ जी, थोड़ा सा रुकेंगे अल्प विराम, क्या करूं प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं, खड़ी पाई लगाते हुए उद्धरण चिन्ह से इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे वाक्य को। आगे ग है मेरी मर्जी कोमा अल्प विराम, मेरी चाल अल्प विराम, मैं जानू खड़ी पाई लगाते हुए वाक्य को उद्धरण चिन्ह से इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। अगला है अरे अल्प विराम भाई वही अल्प विराम जो खुद बचता रहता है, खड़ी पाई लगाते हुए पूरे वाक्य को उद्धरण चिन्ह से बंद कर देना है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारी कार्य पत्रिका पार्ट 2 की। ठीक है, आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करते हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दोगे। आशा करती हूँ कि आपको इसके सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।